Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach history topic the Zamindars. Beta, in this chapter I already taught you about the forest and tribes, women in agri and society. मतलब अपन इस चैप्टर में विलेज कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. विलेज में कौन कौन रहता है, किस टाइप की इरिगेशन सिस्टम था, पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स, कैसे लैंड्स होती थी, रिसोर्सेज क्या थे लोगों के पास में, इरिगेशन का क्या सिस्टम था, क्या टेक्नोलॉजी वगैरह थी, किस किस टाइप की लोग क्रॉप्स उगाते थे, विलेज कम्युनिटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम्स को ये कैसे फॉलो करते थे, हैं पूरी विलेज कम्युनिटी को रूल करने के लिए पंचायत और हेडमैन्स वगैरह के बारे में, विलेज में रहने वाले डिफरेंट पीपल्स के बारे में, इवन आर्टिशियंस जो थे उनके बारे में, विलेजेस में कैसे रिपब्लिक होती थी, कैसे छोटे मोटे केसेस को वो सॉल्व करती थी. ठीक है, तो आज अपन इन सब के चलने के बाद में आज जमींदार के बारे में बात करेंगे. जमींदार आप हालांकि यू नॉट वेरी वेल अबाउट जमींदार. जमींदार के बारे में आप ये जानते हैं कि राजा की ज़मीन होती थी, पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी. पीपल्स जो है उस लैंड पे लैंड रेवेन्यू देते थे, जिसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी एक पर्सन की होती थी, उसको अपन जमींदार बोलते थे. ये इस पर्सन के पास में पावर होती थी. यह पर्सन विलेजेस में जस्टिस करता था. इसको सोशल स्टेटस मिला हुआ था. जमींदार को एक प्रकार का भगवान वगैरह भी मानते थे. ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं. आज थोड़ा सा और भी देखते हैं. अच्छा, जैसे बता दिया कि मुगल इंडिया जो था नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट, इनके एक क्लास थी सोसाइटी में, उस क्लास को अगर ना पढ़े तो मुगल एम्पायर जो था वो कंप्लीट नहीं होता था. एक कास्ट थी जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के अंदर, है, लेकिन उसके बगैर प्रोडक्शन होता भी नहीं था. अच्छा, दीज वर द जमींदार हु वर लैंडेड प्रॉपर्टियर हु ऑल्सो एंजॉय. अच्छा, इनके पास लैंड प्रॉपर्टी होती थी, कुछ सर्टेन्स सोशल और इकोनॉमिक विशेष अधिकार होते थे इनके पास में, सुपीरियर स्टेटस होता था इनका रूरल सोसाइटी में. आज भी कुछ मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे, एक जमींदार होता है, वाइट क्लॉथ पहनता है, पगड़ी वगैरह पहनता है, उसके पास में फोर्स वगैरह होती है अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए. कास्ट वाज वन फैक्टर दैट अकाउंट फॉर द एलिवेटेड स्टेटस ऑफ द जमींदार. ये कोई पर्टिकुलर कास्ट होती है जिसको कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, और इनको ये जो स्पेशल राइट्स हैं वो राजा के यहाँ पे कोई खिदमत वगैरह स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तब इनको मिल जाती है. जैसे मान लीजिए कोई राजा है, राजा का कोई बंदा है, अच्छा मेहनत करता है, राजा उसको पसंद करते हैं, तो राजा कई बार उनको पोस्ट को अपग्रेड कर देते हैं, कह देते हैं ठीक है आज से हम तुमको उस जगह का जमींदार बनाते हैं. ठीक है, जमींदार मीन्स लाइक ए राज किंग्स इन ए रूरल सोसाइटी. जैसे अपन ने पढ़ा था पंचायत और हेडमैन्स के बारे में कि गांव के अंदर एक पंचायत होती है, उसमें एल्डर पर्सन्स होते हैं, वो एल्डर पर्सन की मदद से या सलाह से कुछ पर्सन पंचायत वगैरह बनाते हैं, और इन सबको परमिशंस लेनी होती है जमींदार से. यानी कि जमींदार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है पंचायत में, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पंचायत के ऊपर प्रॉपर बना रहता है. जमींदार एक्सटेंसिव पर्सनल, जमींदार के पास में खुद के पास में भी अलग से लैंड होती है जिसको मिल्कियत बोलते हैं. प्रॉपर्टी जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी. मिल्कियत लैंड के ऊपर मिल्कियत जो लैंड होती है ये राजा के अलावा वो हो सकता है वो खरीदी उन्होंने, वो लैंड वगैरह होती है, वो प्राइवेट यूज के लिए रखते हैं अपने पास में, और उसके ऊपर प्रोडक्शंस करने के लिए ये हायर्ड जो लेबर होती है वो या सार्वेल मतलब स्लेव्स वगैरह जो होते थे उनसे ये लोग पैदावार करवाते थे. और जो जमींदार जो थे वो इस मिल्कियत को सेल भी कर सकते थे, मॉर्गेज कहीं पे लैंड को गिरवी वगैरह रखना हो, ये सारी चीज वो कर सकते थे.
जमींदार जो थे also derived their power for the fact they could often collect revenue on behalf of the state. जमींदार के पास में जो पावर होती थी वो इस वजह से भी होती थी क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरल बात स्टेट देता था, ठीक है। और इस सर्विस के लिए उनको कंपनसेशन मिलता था फाइनेंशियली, ठीक है। यह लोग कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज व अनदर सोर्स ऑफ पावर, कई बार ये मिलिट्री पर भी कंट्रोल रखते थे। जैसे कोई राजा हो गया, वो लैंड रेवेन्यू देने की बजाय वो उससे डिमांड कर लिया करते थे कि आप हमें लैंड रेवेन्यू मत दो, आप हमको 5,000 या 10,000 सेना का खर्चा जो है वो आप उठा लो, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी आर्मी रखेंगे ये लोग तो इनके पास में पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। जब पावर आ गई तो जमींदार वगैरह अपने किले बंदी करके रखते हैं, अपने पास में आर्मी रखते हैं, क्लेवरी घुड़सेना जो होती है वो रखते हैं, आर्टिलरी तोपखाना सिस्टम, इन्फेंट्री सेवा, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक चलने वाले जो होते हैं, ये सारा मतलब ये मैंने अभी आपको बताया, दीज आर एज ए किंग इन ए रूरल सोसाइटी। और ये पूरी तरीके से ये सिस्टम को बनाकर रखते थे। कई बार क्या होता था जब वीक सक्सेसर आ जाते हैं तो ये रिबल वगैरह भी कर देते हैं। विजुअलाइज सोशल रिलेशन इन द मुगल कंट्री साइड एज ए पिरामिड। अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड जैसे होता है, टॉप जो होता है उसका नैरो होता है और जो बेस होता है वो उनका वाइड होता है, तो उसी तरह ही पिरामिड सिस्टम में ये नैरो जो बेस होता है, सॉरी टॉप होता है, वहां पे मतलब टॉप की पोजीशंस पे ये लोग रहते हैं। अबुल फजल ने लिखा है कुछ जो अपर कास्ट वगैरह होती थी, ब्राह्मण राजपूत वगैरह, वो लोग ऑलरेडी रूरल सोसाइटी के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, तो मोस्टली जमींदारी वगैरह जो है इन्हीं पीपल्स के पास में होती थी, ठीक है। यह लोग इंटरमीडिएट कास्ट वगैरह भी होती थी हैं, और यही सिस्टम जो था जब मुस्लिम सोसाइटी आई तो भी ये सिस्टम बना रहा, यानी कि जमींदारी जो है एक पर्टिकुलर जो कास्ट वगैरह होती थी उसके पास में रहती थी। हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं जिनसे पता चला है कि कॉन्क्वेस्ट में हैव बीन द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सम जमींदार, कि कई युद्ध वगैरह हुए, कॉन्क्वेस्ट मतलब डिस्प्यूट्स वगैरह हुए, उनकी वजह से भी जमींदारी पैदा हुई। द डिस्पोसेशन ऑफ द वीकर पीपल, अच्छा कई बार क्या होता था किसी वीक जमींदार को हटा के दूसरा जमींदार पावरफुल बन जाता था, ठीक है। इट इज हाउएवर अनलाइकली, हालांकि ये कहा जा रहा है जैसे कोई जमींदार है उसके ऊपर कोई दूसरा जमींदार अटैक कर देगा और उसकी जगह पे वो जमींदार बन जाता था, हालांकि ऐसा बहुत कम होता था, मतलब कि कोई भी राजा ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में इस टाइप्स के वॉर डिस्प्यूट्स वगैरह हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं कहीं राजा की तरफ से परमिशंस मिली हैं कि हाँ भाई आप जाओ और वो बेकार आदमी है उसको हटा दो, बाद में कोई होगा तो हम संभाल लेंगे, समझ गए। इस प्रकार का हुआ भी है। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट वर द स्लो प्रोसेस ऑफ द जमींदारी कंसोलिडेशन, हालांकि कुछ धीरे प्रक्रिया भी थी जमींदारी सिस्टम को लेने की, विच आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन सोर्सेज, जो कि डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। दिस इन्वॉल्व कॉलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू लैंड, कई बार जमींदारी जैसे मैंने कहा और तरीके से भी ली जाती थी, या तो कोई नई लैंड दे दी गई है उस लैंड पे आप जमींदार बन जाओ, हैं बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड बाय द परचेज, या राजा ने कह दिया कि हाँ भाई आज से ये जमींदार है, या किसी बंदे ने कोई जमींदारी वगैरह खरीद ली हो, उस टाइम में जमींदारी खरीदी और बेची जाती थी। अच्छा, और हमको कुछ ऐसे रिसोर्सेज ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जिसमें बताया गया है कि जो लोअर कास्ट वगैरह होती थी कि उनको भी जमींदारी वगैरह दी गई है। मैंने क्या कहा, जमींदारी खरीदी और बेची जाती थी, जमींदारी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा गया है कि उस किसी बंदे को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, उनको ये जमींदारी वगैरह मिलती थी, ठीक है। और लिखा हुआ है
caste to enter the rank of जमींदार as जमींदारी were brought and sold quite briskly in this period। उस टाइम में जो जमींदारी वगैरह खरीदी और बेची जाती थी। जैसे मान लीजिए मैं एक जमींदार हूँ, मेरे को राजा ने कह रखा है कि 1 लाख पर एनम आपको पेड करना है, तो 1 लाख नहीं आ रहा है, और दूसरा बंदा को आके कहते राजा जी मैं आपको 2 लाख पर एनम दूंगा, आप मेरे को जमींदारी दे दो। तो ऐसा भी सिस्टम होता था। Combination of a factor also allowed the consolidation of a clan or lineage based जमींदारी। अच्छा, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जिसमें वंशानुगत आधारित जमींदारी भी थी। जैसे राजपूत और जाट्स थे, इन्होंने बहुत बड़े एरिया के ऊपर नॉर्थ इंडिया में जमींदारी जो थी वो एक्वायर करी। इनके अलावा पीजेंट पैस्ट्रोलिस्ट जो होते थे, कर्व आउट पावरफुल जमींदार इन एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न बंगाल। मतलब जो किसान वगैरह होते थे, जो पशु चारक होते थे, पशुओं को जो चलाते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते थे, इन लोगों ने भी सेंट्रल और साउथ वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न बंगाल साइड में भी जमींदारी ली है। यानी कि जमींदार बनने के लिए पर्टिकुलर कास्ट ही नहीं होती थी, कोई भी पीपल जमींदारी ले सकता था। अच्छा, जो जमींदारी वगैरह है, जैसे कॉलोनाइजेशन बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही थी, ठीक है, सेटलिंग कल्टीवेटर बाय प्रोवाइडिंग देम विद द मींस ऑफ कल्टीवेशन। आगे चलते हैं। अच्छा, कैश लोन जमींदारी जो थी, कल्टीवेशन इंक्लूडिंग कैश लोन, जमींदारी बाइंग और सेलिंग होती थी। जमींदार जो थे, जैसा जैसा सिस्टम यानी कि मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि जब पीपल जो है कैश में डील्स करने लग गए, तो ये जो जमींदारी सिस्टम है कंट्री साइड में तेजी से बढ़ी। इन एडिशन जमींदार सोल्ड द प्रोड्यूस फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड। जमींदार जो इनकी मिल्कियत किसको कहते थे, जो इनकी पर्सनल लैंड होती थी उसके प्रोड्यूस को बेचते थे। देयर इज एविडेंस टू शो दैट जमींदार ऑफन एज, हमको कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं कि जो जमींदार वगैरह होते थे ये मार्केट्स वगैरह लगाते थे, जिनको हाट बोलते थे, हैं गांव में ये घोषणा करवा दी जाती थी कि राजा जी, उस जमींदार साहब उस गांव में हाट लगा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स होते थे वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आते थे और उस मार्केट में बेचते थे, यानी कि एक प्रकार का मेला सिस्टम लगाते थे। ऑल्दो देयर कैन बी लिटिल डाउट द जमींदार वर एक्सप्लॉयटेटिव क्लास। हालांकि ये समझा जाता है, बोला भी जाता है कि जो जमींदार वगैरह होते थे ये एक्सप्लॉयटेटिव क्लास होती थी, यानी कि लोगों का शोषण करने वाली होती थी। ठीक है, इनके बीच के लिए बताया जाता है कि जो इनका और किसानों का जो संबंध है वो कई बार अच्छा नहीं होता था। जमींदारी वही पैतृक सिस्टम होती थी। जमींदार जो थे एक प्रकार के, हमने सुना है, एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, हालांकि ये पैट्रोनेज भी होते थे। कई बार ये किसानों की हेल्प वगैरह भी करते थे। हालांकि हमको ऐसे 2 फैक्ट्स मिले हैं जिसमें बताया गया है जो भक्ति संत वगैरह होते हैं उन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी का अपोज किया है। उन्होंने बताया है कि कास्ट में या सोसाइटी में जो सभी पीपल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग, भक्ति के अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि कास्ट यानी विलेज कम्युनिटी में 2 टाइप्स के पीपल होते थे, रिचर सेक्शन और लोअर सेक्शन, यानी कि जमींदार एक्सप्लॉयटेशंस करते थे। हालांकि हमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं जिसमें बताया गया है कि ये ऐसा नहीं करते थे। जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे जमींदार के अलावा, जो स्टेट के जो एम्प्लॉय होते थे, उनके साथ में इनका रिवेंज वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह चलता रहता था। कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं नॉर्थ इंडिया में, जब कभी भी 17वीं सेंचुरी में जो रिबल्स वगैरह हुए हैं, उन रिबल्स जो थे जमींदारों ने किए, और उनकी हेल्प के लिए जो प्लीजेंट्स वगैरह हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, वो आगे आए। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब उस टाइम में जो स्टेट होती थी, राजा होता था, उसकी इनकम का जो मेन सोर्सेस था वो रेवेन्यू सिस्टम होता था। ठीक है,
मेन स्टे होती थी, यानी मुख्य धारा होती थी कि उसी से ही उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। ठीक है, इसके लिए एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशंस बना रखा था। उस टाइम के जो मुगल एम्परर जो थे उन्होंने ज़मीनों का नाप तोल करी, पता किया कि भी कितना लैंड रेवेन्यू आता है। उन्होंने ज़मीन की लेंथ ब्रेथ काउंट करवाई पूरे अपने एम्पायर की, और इस एडमिनिस्ट्रेशंस में उन्होंने ऑफिस बनाया जिसको दफ्तर बोलते थे। दीवान हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग, एक दीवान होता था जो पूरा सब कुछ सुपरवाइज करता था। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपर होते थे, ठीक है, वो एग्रीकल्चर लैंड का पूरा हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, मुगल स्टेट ट्राई टू फर्स्ट एक्वायर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मुगल एम्पायर ने ही सबसे पहले जो है लैंड का मेजरमेंट किया। अच्छा, एंड व्हाट दिस लैंड प्रोड्यूस बिफोर फिक्सिंग द बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन पीपल, उन्होंने लैंड का मेजरमेंट्स किया और लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कितना प्रोड्यूस पैदा करेगी ये लैंड, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ के पीपल्स के ऊपर टैक्स लगाए। लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, लैंड रेवेन्यू को 2 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट तो ये कि कितना लैंड रेवेन्यू आएगा, और दूसरा जिसको हम बोलते थे जामा, यानी कि हमको कितना लैंड रेवेन्यू आना चाहिए इस लैंड का, और दूसरा वर्ड था हासिल, कि हमारे पास में कितना लैंड रेवेन्यू आया। इन हिज लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द अमील गुजार, रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। अकबर ने अमील गुजार को ये घोषणा करवा दी थी उसके जरिए कि जो अकबर को जो लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा वो मोस्टली कैश में ही दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह रखा था अगर कैश नहीं है तो अपने प्रोड्यूस का जो शेयर है वो दे के भी लैंड रेवेन्यू दिया जा सकता है। द स्कोप ऑफ एक्चुअली रियलाइज दीज क्लेम्स वर हाउएवर समटाइम थ्रवर्ड ऑफ लोकल कंडीशन, हालांकि देखा जा रहा है जैसे कंडीशंस होती थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा कर दिया जाता था। बोथ कल्टीवेटेड एंड कल्टीवेबल लैंड्स वर मेजर्ड इन ईच प्रोविजन, कितनी लैंड के ऊपर कल्टीवेशंस की जाती है और कितनी लैंड के ऊपर कल्टीवेशंस कर सकते हैं, ये सारी जमीनें जो थी वो नापी गई। द आइन कंपेल्ड द एग्रीगेट ऑफ द सच लैंड ड्यूरिंग अकबर रूलर, अकबर के टाइम में आइन के अकॉर्डिंग ये था कि उसने लगभग सभी जमीन को उन्होंने मेजर कर लिया था। फर्स्ट टू मेजर लैंड कंटिन्यू अंडर सब्सिक्वेंट एम्परर, और यही सिस्टम जो अकबर के बाद के जो बंदे थे राजा बनते थे उन्होंने भी सिस्टम को जारी रखा कि लैंड की नपाई वगैरह करते, वो इसलिए ताकि जो जमींदार वगैरह होते थे ये प्रोड्यूस जितना लैंड रेवेन्यू बनता था उतना लैंड रेवेन्यू आगे नहीं पहुंचाते थे, वो अपना ही खुद की मिल्कियत वगैरह, जैसे राजा को शक होता था कि अभी मैंने इसको जमींदार बनाया और इसने अपनी कैसी मिल्कियत बना ली। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये सारा कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट किया। हमको 1665 में औरंगजेब से भी पता चलता है रेवेन्यू ऑफिस टू प्रिपेयर एनुअल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ कल्टीवेशन इन ईच विलेज, कि कितने किसान हैं हर गांव में, उनके पास में कितनी जमीन वगैरह है, इन सब का उन्होंने कल्टीवेशन किया। येट नॉट एरिया वर मेजर सक्सेसफुल, लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं वो ये कहते हैं हालांकि सभी एरिया का मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है। एज वी हैव सीन फॉरेस्ट कवर्ड ह्यूज एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द रिमेन अनमेजर, हमारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उस टाइम में बहुत बड़े एरिया के ऊपर फॉरेस्ट लैंड थी जिसका मेजरमेंट्स कर पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। ओके बेटा, बाय।